तो लोग शान से कहेंगे आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है। तो ये अच्छा विचार हम इस समाज को देने जा रहे हैं। और देखिए हम जो खाना खा रहे हैं अभी, आप कितने भी फूड सप्लीमेंट खा लो, अरे खाना ही आप जहरीला खा रहे हो तो फूड सप्लीमेंट क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर आपको इस और आप मैं सिर्फ बिहार झारखंड पूरे विश्व की समस्या ये सिर्फ आपकी और मेरी समस्या नहीं है। पेस्टिसाइड से पूरा विश्व जूझ रहा है साथियों। उसके लिए बहुत ज्यादा हमने जो मिशन चला है साथियों, ऑर्गेनिक पे मैं आज से नहीं 14 साल से काम कर रहा हूं और मैंने 14 साल पहले ही देख लिया था कि आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक खेती करनी पड़ेगी। मगर मैं नासिक से बिलोंग करता था, मेरी पहचान नासिक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित थी, मगर मेरी इच्छा थी, मेरी चाहत थी कि मैं पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस को फैलाना चाहता हूं। मगर मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था, मेरे पास कोई जरिया नहीं था। तो ऐसे ही समय में एक शख्सियत के साथ हमारी मुलाकात हुई साथियों, उनको एक कॉन्सेप्ट को बताया गया। और ऐसे लोग बड़े विजनरी होते हैं, 100 साल दूर का देखते हैं। स्वयं परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है साथियों। लाखों करोड़ों लोगों के जाने के बाद ऐसे लोग इस धरती पर आते हैं हमारे जैसे हजारों करोड़ों लोगों के सपने साकार करने के लिए। जिस सिस्टम के माध्यम से उन्होंने प्रण किया कि हम हमारे सिस्टम के माध्यम से पूरे भारत देश में इस मिशन को चलाएंगे, जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना और स्वस्थ भारत का निर्माण। साथियों, जिस सिस्टम के माध्यम से मुझे सिर्फ नासिक डिस्ट्रिक्ट में लोग पहचानते थे और जिस सिस्टम के माध्यम से मैं आज 25 राज्य घूम रहा हूं, नहीं तो आपके अपनी पहचान होने की कोई कारण ही नहीं था। वो सिस्टम है भारत देश की डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, एमएलएम सिस्टम, कोई भी सिस्टम बोलो, आज के तारीख में अगर नंबर 1 पे कोई सिस्टम है तो वह सिस्टम है आरसीएम सिस्टम। और जिस सेक्शन के माध्यम से मुझे ये मौका मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला, 25 राज्य घूमने का मौका मिला और 2009 से अब तक मैं करीबन 1 करोड़ किसानों को मिल चुका हूं और 50 लाख आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को मिल चुका हूं साहब। उस शख्सियत का नाम जानना चाहेंगे? उस शख्सियत का नाम है माननीय त्रिलोचन छाबड़ा साहब। और इसी कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे हेल्थ सेंचुरीज प्रेमैक्स रैपिड श्योर शुगर की चर्चा करेंगे। साथियों देखिए, ये कोई आज के प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई कल परसों प्रोडक्ट आए नहीं। 25 राज्यों में 2009 से 24 अक्टूबर 2009 को ये प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च हुए थे। और दिल्ली में इंदिरा इंटरनेशनल सेंटर में जो सेमिनार हुआ था मेरा 4 नवंबर 2009 को हुआ था। 4 और 5 2 दिन हुआ था साथियों। आप अब तक, ये तो पिछले साल की फिगर है, अब तक करीबन 6-7 लाख लोगों ने हेल्थ सेंचुरी का इस्तेमाल किया है। 6-7 लाख लोगों ने हेल्थ सेंचुरी का इस्तेमाल किया है। 90% लोगों ने आश्चर्यजनक रिजल्ट किए हैं। 10% लोगों को रिजल्ट नहीं भी मिले, मानता हूं मैं। उसके कई कारण रहे, ठीक तरीके से एप्लीकेशन नहीं हुआ, नेचर का प्रकोप हुआ, पानी ठीक तरह से दिया गया नहीं, या जो बीमारी फसल पर आई उसके ऊपर ठीक से दवा दी गई नहीं। ऐसे कई सारे कारण हैं साथियों, मगर 90% लोगों को आश्चर्यजनक रिजल्ट आए। और हमारा मेन मिशन क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। या आने वाले स्लाइड्स में और बताऊंगा मैं आपको। साथियों, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन किया, जो भी आदमी आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन करता है उसका एक सपना होता है। क्या सपना होता है? आपने भी कुछ सोच समझ के आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन किया होगा। ऐसे ही ज्वाइन नहीं किया आपने, कैसे आके बैठा के आप नहीं सर मुझे तो कोई पहचानता नहीं था, मैं गांव में घूम रहा था, राकेश जी घोड़ा जी मिले, उन्होंने कहा चलो बोल गए जाके घूम के आ जाते हैं, मजा करते हैं, घर में वैसे भी मेरी बीवी मेरे को बैठने नहीं देती तो मैं यहाँ आ गया। ऐसे सोच समझ के आए हो क्या अभी आप? जी नहीं, हम आपके आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन करते हो, कुछ ना कुछ आपके मन में चलता है
चल रहा है। क्या चल रहा है कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। अलग करना चाहते हो तो मतलब क्या है? एक्स्ट्रा अर्निंग कमाना चाहता हूं, एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता हूं। मैं कई सारे सेमिनार्स में लोगों को सवाल पूछते रहता हूं, आपने एक्सेल सिस्टम क्यों ज्वाइन किया? क्या लगता है कौन जवाब देगा? कोई भी जवाब दे। क्यों ज्वाइन किया? पैसे के लिए। आप भाई साहब आपका नाम क्या है? सुरेश सर, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और भाई साहब आपने आप क्यों ज्वाइन किया? क्यों ज्वाइन? स्वास्थ्य और पैसा, बहुत बढ़िया। और कुछ नए लोग जवाब देना चाहते हैं? साथियों देखिए, हमारा उद्देश्य जब तक क्लियर नहीं रहेगा, आप कोई भी काम करो, कोई भी इंडस्ट्री में काम करो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। हमारा उद्देश्य क्लियर चाहिए। कई सारे लोगों को मैं सवाल पूछा, कुछ लोग कहते हैं हम समाज के लिए कर रहे हैं, समाज सेवा करने के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब गलत है। साथियों इस दुनिया में 3 टाइप के लोग हैं, बिजनेसमैन है, सर्विस वाला आदमी है और बेरोजगार है। बिजनेसमैन परेशान है, वो कहता है कि सर्विस वाला सबसे अच्छा है, भाई कुछ भी करो 30 दिन के बाद तनख्वाह मिलती है, बरसात हो ना हो, काम पे जाओ ना जाओ, तनख्वाह मिलती है। सर्विस वाला कहता है कि मेरे से अच्छा बिजनेस वाला है, क्योंकि इसका कोई बॉस नहीं है, 8:30 बजे जाए, 9 बजे जाए, 10 बजे जाए, चलता है। मगर परेशान दोनों भी है, क्योंकि आज हम तो सपना देख रहे हैं एक सुख संपन्न जीवन का, हमारे फैमिली में अच्छा जीवन देना चाहते हैं। वो अगर देना चाहते हो तो हमें एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए। जो आज इनकम हमारे पास है, जो हम पैसे कमा रहे हैं, उसमें से हम वो पूरा नहीं कर पा रहे। और यही विचार आपके मन में चल रहा था साथियों। और ऐसे ही वक्त ईश्वर के जैसा एक आरसीएम का डिस्ट्रिक्ट आपको मिला और आपको उन्होंने कहा कि आइए आप लोगों के सपने साकार करने के लिए एक परमात्मा ने एक सिस्टम ले आया इस धरती पर, और उस सिस्टम का नाम है आरसीएम सिस्टम। आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, काम करते गए, और हर आदमी का सपना होता है डायमंड बनने का, बराबर है? मैं गलत बोल रहा हूं? डायमंड बनने का सपना क्यों होता है? क्या कारण है? पैसा। डायमंड का इनकम कहां से शुरू होता है? कितना पर मंथ एवरेज कितना मिलने लगता है डायमंड बनने के बाद? 25 लाख। देखो भाई साहब के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। 25 लाख। अब हम क्या है, हम डरते हैं साथियों, हमारे मन में डर बसा हुआ है कि हम बोले 25 लाख रुपए इनकम ना मिले तो, मैं डायमंड ना बनूं तो। अरे बोलने तो लग जाओ मेरे भाई, डरते क्यों हो? हर एक के मन में विचार चल रहा है मैं डायमंड बनना चाहता हूं, क्योंकि 25 लाख रुपए महीना मिलता है और मैं 25 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं। ऐसा हर आदमी को लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? आपको 25 लाख मिले तो आप 24 लाख मेरे को दे दोगे क्या? नहीं सर, मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं, ले लो, इसे बता दो पैसे। कोई नहीं देगा साथियों। हर आदमी को लगता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, हर आदमी को लगता है मैं पैसे कमाना चाहता हूं, मगर हर आदमी ये नहीं जानता कि अमीर कैसे बनते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, डायमंड कैसे बनते हैं। और आज मैं वही बताने जा रहा हूं साथियों आपको। देखिए, आपको अब डायमंड बनना है, कितने दिनों में बनना है? 5 साल और 3 साल और 2 साल और 2 महीने। साथियों, हम जो बात करते हैं कैलकुलेटिव बात होनी चाहिए, उसको प्रमाण होना चाहिए। जरूर सपने देखा करो, मगर आपके पास प्लानिंग होना चाहिए, प्लानिंग होना जरूरी है। पर कई सारे लोगों को सर डायमंड करके का, मैं कोई भी डायमंड तक की सारी पीने एक ही झटके में बता दूं, कोई भी। मुझे नीचे वाला तो वो रॉयल विनर वो तो पता ही नहीं, मैं छोटी पीने याद ही नहीं रखता, क्योंकि मैं छोटा जिंदगी में छोटा काम करना ही नहीं चाहता। चलो पॉइंट से आप गिनते हैं, कोई भी बता दे मुझे कि पॉइंट से डायमंड तक कितनी पीने और फटाफट ना उनके नाम बता दे।
साथियों, हमको जिस शहर में जाना है, जहां हमारी मंजिल है, वहां तक का रास्ता हमें अगर पता नहीं तो हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं? टाइम बाउंड काम होना चाहिए। सर मैं कॉल पे हूं तो मैं कॉल स्टार पर कब करूंगा, इंद्रा कब करूंगा, स्टार इंद्रा कब करूंगा, रूबी कब करूंगा, स्टार रूबी कब करूंगा, सवार कब करूंगा, स्टार सवार कब करूंगा, डायमंड कब करूंगा, स्टार डायमंड कब करूंगा। मेरे पास पूरा प्लान मेरे लिए। मैं आज से 6 साल के बाद सर स्टार डायमंड होगा, 40 लाख रुपए मेरा पर मंथ इनकम रहेगा। लोगों के पास प्लानिंग होगा। शहर कौन क्या सोचेगा, इतना बड़ा टारगेट कौन करेगा? अभी तो रॉयल्टी गिरते पड़ते रॉयल्टी ले ली, उसके बाद अभी टेक्निकल लेना है तो इतना सोचना पड़ रहा है। सर टाइम बाउंड काम करो। और आपको एक पता होना चाहिए, आपने जिस दिन आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन किया, आप बिजनेसमैन बन गए हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से प्रोडक्ट के साथ काम करें, कौन सा ताकतवर प्रोडक्ट है जो आपको तेजी से लेके जाए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, यहां से आपको पटना जाना है, 120 किलोमीटर की दूरी है, रास्ते में ट्रैफिक बहुत है, सारी चीजें एक समय में यहां से 4 लेन हाईवे बन गया और आपको यहां से पटना जाना है 120 किलोमीटर और मैंने टाइम दिया आपको 2 घंटे में जाना है। और मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको यहां से जाने के लिए ट्रैवल मोड है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, बस है, बाइसिकल है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, मारुति है, हंड्रेड है, स्कोडा है, फॉर्च्यूनर है, बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है। कौन सा व्हीकल चुनोगे आप? क्यों? अच्छा, और स्पीड, ये दिमाग में आ गया कि आपकी कितना फास्ट कैलकुलेशन कर लिया आपने। अगर मुझे 120 किलोमीटर जाना है तो मुझे 120, 130, 140 के रफ्तार से चलने वाली गाड़ी में बैठना पड़ेगा, तब आप 2 घंटे में दूरी तय कर पाओगे। ट्रैक्टर भी जाएगा, ट्रक भी जाएगी, बाइसिकल भी जाएगी, पैदल भी जा सकते हो, मगर आपके टाइम पीरियड में आप पहुंच सकते हो क्या? नहीं पहुंच सकते साथियों। वैसे आज आपको तय करना है, अगर मुझे करना है 5 सालों में तो कौन से प्रोडक्ट के साथ काम करना पड़ेगा, यह आपको आज तय करना है। मैं हर चीज का प्रमाण दूंगा आपको। इतनी सारी इंडस्ट्री, आज से सिस्टम में 700 प्लस प्रोडक्ट है ना, हर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल सेक्टर के प्रोडक्ट है, टूरिज्म सेक्टर के प्रोडक्ट है, रियल एस्टेट है, आईटी सेक्टर है, एफएमसी सेक्टर है, एडवांस है, ये दुनिया में अलग अलग सेक्टर है। आज गए 2010 से, मैं 2010 में जब यूरोप गया था, इटली में तब बैंकिंग सेक्टर में आर्थिक मंदी चल रही थी, फाइनेंशियल रिसेशन चल रहा था। आज भी आर्थिक मंदी से पूरा विश्व उभरा नहीं साथियों। आज भारत देश में आर्थिक मंदी चल रही है, एग्रोवेज सेक्टर में आर्थिक मंदी है, रियल एस्टेट में आर्थिक मंदी है, टेक्सटाइल में आर्थिक मंदी है। ये हर सेक्टर में आर्थिक मंदी आ सकती है। इसका मुख्य कारण क्या है मालूम है आपको? क्योंकि ये सारे सेक्टर हमारी इनकम पर निर्भर है। आप इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, हर आदमी की लाइफस्टाइल एक जैसी है क्या? हर आदमी का रहन सहन एक जैसा है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि हर आदमी की लाइफस्टाइल उसके इनकम पर निर्भर होती है। और जिसका 2-3-4 लाख रुपए की इनकम है वो 4 व्हीलर में घूमेगा, वो क्यों धक्के खाएगा? थोड़ा कम है 2 व्हीलर में घूमेगा, थोड़ा कम है बाइसिकल में घूमेगा। आज कम है, परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें जन्म दिया है, 2 पैर दिए हैं, पैदल चल के आएगा। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं मैं आपको, अगर आपके पास 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और बाइसिकल नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो क्या? रह सकते हो ना? ये हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है क्या? ये चीजें हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है साथियों, ये हमारे सुविधा के लिए है। मगर विश्व में एक इंडस्ट्री ऐसी है, एक उद्योग ऐसा है जो हमारे मूलभूत जरूरतों के साथ जुड़ा हुआ है। आदमी की मूलभूत जरूरतें क्या है? मूलभूत जरूरतें क्या है? एकदम बराबर। रोटी है तो भोजन होगा ही साथियों। रोटी, कपड़ा, मकान। हम स्कूल में गए हैं ना, 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ा गया है आदमी की मूलभूत जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान। बोधगया में भी रोटी, कपड़ा, मकान है, आपके सीतामढ़ी में भी रोटी, कपड़ा, मकान है, नासिक में उल्टा है, मकान, कपड़ा, रोटी है। हो सकता है क्या? हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता था। पूरे विश्व में कई बार किया यही पूरा रोटी कपड़ा मकान। इसका कारण है जब ईश्वर ने इंसान को धरती पर पहली बार जन्म दिया तो उसे सबसे पहले क्या लगी? भूख लगी। अब जब भूख लगी तो उसने पेट भरने के लिए अन्न ढूंढा। जब पेट भरा तब तन ढकने के लिए वस्त्र ढूंढे, और जब वस्त्र मिल गए तो रहने के लिए मकान ढूंढा। रोटी कपड़ा मकान। और इस धरती पर जो भी आदमी जन्म लेता है उसे ईश्वर ने एक फैसिलिटी दी है, भूख लगने की फैसिलिटी। कितना भी खा लो, कितना भी दबा दबा के खा लो। हम लोग शादी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, कुछ लोग होश होता है, लोग आग्रह करते हैं, अरे भाई मेरी तरफ से सर, आप मेरी तरफ से गुलाब जामुन, मेरी तरफ से गुलाब जामुन, और खाना। कितने दिन भूखने लगेगी? 6 घंटे जाने दो। घर में जाने के बाद बीवी को पूछते कुछ है क्या खाने को? क्यों हुआ? ये ऑटोमेटिक सिस्टम बनी हुई है साथियों। ये फैसिलिटी दी है परमात्मा ने। ऐसी फैसिलिटी मिल सकती है आने वाले दिनों में। ऐसा आदमी आपने जिंदगी में कभी देखा है क्या? सर हमारे धंधा में एक आदमी है, पिछले साल खाना खाया था, बीच में एक साल उसे याद ही नहीं रहा खाना खाने। हो सकता है क्या? ये फैसिलिटी मिल सकती है क्या? कभी नहीं मिल सकती साथियों। इस धरती पर जो भी आदमी जन्म लेता है उसे भूख लगती ही है, और जब भूख लगती है तो हम क्या खाना खाते हैं? चावल, रोटी, सब्जी, सब्जियों में आलू, बैंगन, भिंडी, बहुत सारी टमाटर सब्जियां खाते हैं। ये कहां से आता है? हम जो खाना खाते हैं ये कहां से आता है? कहां से आता है? कहां से आता है? कहां से आता है? पक्का नंबर 1 एक मेरे को भोला जी ने बताया, सर हमारे टोटल अचीवर लोग हैं और इतने टैलेंट, इतने ब्रिलियंट है, कोई भी सवाल पूछो गारंटी के साथ जवाब देंगे। बोला आपको नींद आ रही है तो बहुत नाश्ता कर लिया, बहुत नाश्ता करके अपना आराम से पर ताली बजा करके पूरा
मालूम है आपको? तो आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, भारत देश में कितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है मालूम है? सुबह 7 बजे का जो दूरदर्शन पे न्यूज चलते हैं वहां पर पॉपुलेशन का एक क्लॉक आता है, घड़ी आती है, 60 सेकंड में 60 सेकंड में 63 बच्चे जन्म लेते हैं हमारे देश में, और एक साल में 23 करोड़ 26 लाख 40 हजार बच्चे जन्म लेते हैं। 3 करोड़ 40 लाख 26 हजार बच्चे जन्म लेते हैं एक साल में। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, 1.25 करोड़ बनते हैं, 2 करोड़ जिंदा रहते हैं, और 2 साल के बाद हमारे लाइन में आके जब बैठते हैं ब्रेकफास्ट लगती ना, उनको भी तो खाना लगेगा ना। तो हर साल कितने लोग बढ़ रहे खाना खाने के? 2 करोड़ लोग सिर्फ इंडिया में, हिंदुस्तान में बढ़ रहे साथियों। ये मैं 1970 की बात कर रहा हूं। पूरे विश्व के साइंटिस्ट लोगों के समझ में आ गई कि आने वाले दिनों में पॉपुलेशन बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, इनको खाना कहां से आएगा? हम समुद्र में जाके खेती नहीं कर सकते, चांद पर जाके खेती नहीं कर सकते, फिर जितनी जमीन पर हम फसल ले रहे हैं उसे बढ़ाना जरूरी है। तो उसके लिए पूरे विश्व में 1968 में 1968 में पहली बार हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, और पहली हरित क्रांति का मकसद यह था उत्पादन को बढ़ाना। जैसा हम उससे पहले जो खेती करते थे, देसी खेती करते थे, देसी बीज लगाते थे, जैसे हम देसी बीज लगाते थे, जैसे धान लगाया, चावल लगाया, या गेहूं लगाया, ज्वार लगाया, बाजरा लगाया, तो 1 एकड़ में 8 क्विंटल 9 क्विंटल उत्पादन निकलता था। तो उस उत्पादन को बढ़ाना जरूरी था। तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया साथियों? उन बीजों पर, अपने देशी बीजों पर ऐसे कुछ रिसर्च किए, ऐसे कुछ संशोधन किए कि उनकी उत्पादन देने की क्षमता को बढ़ाया गया, और फिर उनको हाइब्रिड बीजों के नाम से मार्केट में लाया गया। जहां पर देशी बीज 8 क्विंटल 9 क्विंटल 10 क्विंटल उत्पादन दे रहे थे, वहां पर हाइब्रिड बीजों के माध्यम से हम 25 क्विंटल 30 क्विंटल 40 क्विंटल उत्पादन लेने लगे। उत्पादन तो बढ़ गया, मगर बीजों की भूख भी बढ़ गई। एकदम आसान तरीके से समझाता हूं सर मैं आपको, फसल, पौधे और आदमी, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप मेहनत का काम ज्यादा करोगे, भूख ज्यादा लगेगी। वैसे हमने बीजों से काम ज्यादा करवाया, उत्पादन ज्यादा लिया, मतलब काम ज्यादा करवाया, तो उनको भी तो खाना लगेगा। फसल पौधे भी खाना खाते हैं ना, तो फसल पौधे क्या खाना खाते हैं? थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, फसल पौधों को 16 टाइप का खाना लगता है। पूरे विश्व में कहीं पर भी जाइए, इतना खाना फसल पौधे खाते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तो 3 टाइप का खाना है। ये फसल को मिलता है वायुमंडल से। ये देखिए, ये जो ऊपर का कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो खाना है फसल को मिलता है वायुमंडल से, हवा से, सूरज की किरणों से। और ये जो 13 टाइप का खाना है, देखिए, मुख्य खाद, दुय्यम खाद, सूक्ष्म खाद। सेम आदमी के जैसे खाना खाते हैं सब फसलें भी। मुख्य खाद का मतलब है सबसे ज्यादा लगने वाला खाना। ये 13 टाइप का खाना मिलता है फसल को जमीन से। मुख्य खाद यानी कि सबसे ज्यादा लगने वाला खाना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। दुय्यम, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, उससे कम लगने वाला, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और सूक्ष्म खाद, सबसे कम लगने वाला, जिंक, बोरान, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। आदमी में ऐसे ही तो खाना खाता है। सबसे ज्यादा लगने वाला खाना क्या है हमारा? मुख्य खाद चावल, रोटी, सब्जी। दुय्यम खाद क्या है? उससे कम स्वीट डिश, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, श्रीखंड। और सूक्ष्म सबसे कम लगने वाला नमक, अचार, हरी मिर्च की चटनी, पापड़, अचार। ऐसे खाना खाते हैं। कभी देखा आपने? इतना चावल ले लिया, 1 किलो नमक डाल दिया। सूक्ष्म। तो साथियों, सेम आदमी के जैसे होता है। ये मिलता है फसल को जमीन से। अब देखिए, जब हाइब्रिड बीज बनाए गए तो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, उनको ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए था। फसल को सबसे ज्यादा लगता है नाइट्रोजन। फसल को सबसे ज्यादा लगने वाला खाना क्या है? नाइट्रोजन। जब हाइब्रिड बीज आए मार्केट में, तो एक एवरेज एग्जांपल देता हूं मैं आपको, तो उनको नाइट्रोजन का प्रमाण कितना लगता है? जैसे धान, गेहूं, सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार की सब्जियां, जो फसलें 4 से 5 महीने में जमीन से निकल जाती है, उनको नाइट्रोजन का प्रमाण लगता है 36 से 40%। थोड़ी ज्यादा दिन की जो फसलें होती हैं,
46 से 52% नाइट्रोजन लगता है। अब देखिए ये बीजों की रिक्वायरमेंट है, पौधों की रिक्वायरमेंट है, मगर खेती हम जमीन में करते हैं, इसका मतलब जमीन में ऑलरेडी नाइट्रोजन अवेलेबल है, मगर कितने परसेंटेज में अवेलेबल है ये हमें पता नहीं था साथियों। 1970 में भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हर राज्यों के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने हमारे जमीनों का सर्वे किया, सॉइल टेस्ट किया, और हमारा भारत देश जो है वो मीडियम स्वरूप में नाइट्रोजन मिलने वाला देश है। हमारे जमीनों में 12 से 20% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इस सीजन में धान की फसल लगने वाली है, धान में नाइट्रोजन की कितनी जरूरत है? 36 से 40%। हमारे जमीनों में कितना है? 12 से 20%। कम है कि ज्यादा है? कम है। तो कितना कम है? करीबन 20% कम है, तो उतना ऊपर से देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अगर आपको जितनी भूख लगी है 2 रोटी चाहिए और मैं आपको आधी ही रोटी दूं तो चलेगा क्या? नहीं। वैसे फसलों को अगर हम खाना नहीं देंगे तो उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, और उसके लिए साथियों बनाए गए रासायनिक खाद बनाए गए, क्योंकि उतने हमारे पास, ये 1970 की बात है, उस समय उतने ऑर्गेनिक खाद अवेलेबल नहीं था, वर्मी कंपोस्ट खाद अवेलेबल नहीं था, गोबर का खाद अवेलेबल नहीं था, और फिर उसके लिए बनाए गए रासायनिक खाद। रासायनिक खादों का टेक्निकली नाम क्या है? सिंथेटिक फर्टिलाइजर। ये टेक्निकली नाम है सिंथेटिक। सिंथेटिक बेस बनते हैं। सिंथेटिक का इस्तेमाल किस किस में होता है? पॉलीथीन के बैग में होता है, प्लास्टिक की चेयर में होता है, उसमें सिंथेटिक का इस्तेमाल होता है साथियों। और ये सिंथेटिक का कितना दुष्परिणाम हमारे जमीनों पर होता है मालूम है आपको? पॉलीथीन की बैग मैं आपको देता हूं, ये पॉलीथीन की बैग लीजिए, आपके पास जमीन है, खेती है, तो जाइए खेतों में 1 फीट का गड्ढा करिए, उसमें पॉलीथीन की बैग डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, कितने दिन पानी में डिसॉल्व नहीं होगी? कितने दिन घुलेगी नहीं वो मिट्टी में? 20 साल और 500 साल। और इसकी टेक्निकली उम्र मालूम है क्या आपको? सिंथेटिक या पॉलीथीन की बैग की टेक्निकली उम्र है 10,000 साल। और आप देख सकते हो सेमिनार खत्म होने के बाद मैं पॉलीथीन की बैग साथ में लाया हूं, हर एक को 2-2 बैग देने वाला हूं मैं। घर जाइए, मिट्टी जमीन में गड्ढा कीजिए, उसमें 2 बैग डाल दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, और 10,000 साल के बाद आकर के देख लेना वैसे के वैसे मिलेगी आपको। तो साथियों रासायनिक खाद बनाए गए, रासायनिक खाद हम जमीनों में डालने लगे, जमीनों के ऊपर तो बुरा असर हुआ। आप किसी भी किसान को पूछ लो, रासायनिक खादों की वजह से बुरा असर हुआ, जमीनें सख्त होने लगी, हार्ड होने लगी, मगर उससे ज्यादा बुरा असर हुआ फसलों के ऊपर। क्या बुरा असर हुआ? रासायनिक खादों की वजह से फसलों के ऊपर कीटक आने लगे, बीमारियां आने लगी, और उन बीमारियों को, उन कीटकों को भगाने के लिए, मारने के लिए हमें पेस्टिसाइड का निर्माण करना पड़ा, कीटनाशकों का निर्माण करना पड़ा। और आज सबसे बेहाल अगर कोई है कर रहा है हमारे जीवन को तो कीटनाशक है। साथियों मैं कोई मजाक करने के लिए आपके सामने खड़ा नहीं हूं, मैं मजाक करने के लिए हिंदुस्तान में घूम रहा हूं, हम एक विचार देने के लिए हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। साथियों मुझे बताइए 25 साल पहले, 30 साल पहले कितने लोगों को कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियों का नाम पता था? साथियों 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर किसी को हार्ट अटैक आता था तो 10-20 गांव के लोग उसे मिलने चले जाते थे। क्या बीमारी होती है हार्ट अटैक? क्या बीमारी है? पहले लोग समझते थे ये अमीर लोगों की बीमारी है, खाता होगा, घी खाता होगा, बादाम खाता होगा, काजू खाता होगा, मोटा हो गया, 10 डब्बे मर गया। आज ऐसी बात नहीं क्या? आज